medicine. Yeah. Okay. धागों में धीरे धीरे रख दो. Okay, is it visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now let us move to the other aspect, that antibiotic as an environmental burden. Okay, so हॉस्पिटल से थोड़ा सा हॉस्पिटल का ही पार्ट है, मगर अब ये थोड़ा सा होम में भी आता है, हर जगह पर आता है. तो ये स्लाइड ना डिजिटल एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, एंड दिस स्लाइड विल गिव द होल सिनेरियो अबाउट हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, मतलब नेटवर्क कैसा है. एक्वेटिक सोर्सेस जो सेंटर में रखा है, एंड दैट कैन बी द सोर्स ऑफ योर वाटर for domestic purpose, drinking purpose, for any other purposes. तो वो कहाँ से आता है? Let's talk like farm animals, run of water उसमें जमा हो जाता है. फार्म एनिमल्स का सोर्स है, फूड में से ह्यूमन की तरफ भी जाता है. वही वाटर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, वही वाटर हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वही वाटर स्लज में भी चला जाता है. और फिर फार्म एनिमल्स का भी कनेक्शन कैसे है कि एक्वा कल्चर वाला जो है, एक्वा कल्चर का डायरेक्ट मैन्योर में जाता है, या फार्म एनिमल्स का भी फीसेस मैन्योर में जाता है. मैन्योर का भी रन ऑफ उसी नदी में, उसी तालाब में, उसी लेक में आता है. जैसे फार्म एनिमल्स का आता है, वैसे मैन्योर का भी आता है. रन ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल का भी आता है, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से वगैरह, उसी सोर्सेस में आ जाता है. तो रन ऑफ की वजह से, चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो फार्म एनिमल्स के हो, चाहे वो मैन्योर का फार्म हो, एग्रीकल्चर का हो, वो रन ऑफ वाटर उसी रिजर्वायर में जाता है जो सोर्स आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. ओके. फिर एक्वाकल्चर का एफ्लुएंट जो है वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पे जाएगा. हॉस्पिटल का भी लीकेज सीवेज जो है वो ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा. एक्वाकल्चर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन एज अ फूड. एनिमल्स आर कंज्यूम्ड food by the humans. Agriculture is also consumed by the human, that is vegetables, that is a farm produce. इरिगेशन से फार्म प्रोड्यूस तक जाता है, मतलब वही जो पानी में जमा होता है वही पानी फिर एग्री में जाता है, वही हम खाते पीते हैं. तो इट इज लाइक होल थिंग इज 360 डिग्री का सर्कल पूरा हो जाता है. Oops. Now we are talking about antibiotic resistance. अभी पैंडेमिक शब्द तो आप सबके लिए परिचित है, राइट? पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत है, पूरा रामायण सुन ले, आप बता देते सीता कौन थी, बताइए सीता कौन थी? कोई ऐसा डिजास्टर हो गया एक तरह से, पैंडेमिक, कोई महामारी आना, जैसे कोविड पैंडेमिक है, ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल, दैट्स बेटर वर्ड. क्या होता है कि क्लिनिकल इसमें ना कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन किसी एक रीजन के लिए या किसी एक जगह के लिए सीमित होता है, या वो किसी रीजन के लिए सीमित हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, या पूरे इलाके में होता है, देश में होता है. फिर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं कि ऑकेजनली आते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं आते, कभी आते हैं, छोटे छोटे समाज में या छोटे नंबर्स में होते हैं, तो उसे स्पोराडिक कहते हैं. जब वो पीरियड आता है, सीजन जो बोला ना, उस पर्टिकुलर पीरियड में सब जगह पे फैलता है आसपास के एरियाज में, तो उसे बोला जाएगा एपिडेमिक. और जब वो पूरे ग्लोब में फैल जाता है तो उसे कहेंगे पैंडेमिक.
आपने ये शब्द सुना होगा, पैनोरामा, पैनोरामिक व्यू, सुना है कभी? फोटोग्राफी में होता है। पैन जी इंडिया सुना। सुना है? पैन जी इंडिया सुना। सुना है? पैन इंडिया, पैन इंडिया शब्द सुना है? वर्किंग फ्रेज है ये, पैन इंडिया। क्या मतलब है पैनोरामिक फोटो या पैन इंडिया का मतलब क्या है? ग्लोबली लेवल पर सर। नहीं, नॉट ग्लोबल। पैन इंडिया तो इंडिया में ही होगा, मैं स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, राइट। पैन मीन्स इट्स पैनोरामिक फोटो जो होता है वो किसी एक को सेंटर में नहीं रहते, पूरा व्यू जो है, जो चारों तरफ का व्यू दिखाता है सर, बिल्कुल। हाँ हाँ, पूरा व्यू जो कवर करता है उसे पैनोरामिक करते हैं, मतलब संपूर्ण, एक तरफ से बोला जाएगा संपूर्ण, परिपूर्ण, संपूर्ण। अब पैन इंडिया का होगा तो पूरा भारत आ गया उसमें। और यहाँ पैंडेमिक, एमिक इज स्प्रेड ऑफ द डिसीज, पैन इज ऑल ओवर, तो यहाँ पे ग्लोब शब्द आता है। तो ग्लोबल, जैसे अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस 2005 में अनाउंस कर लिया एज अ पैंडेमिक, हमें पता भी नहीं था कि पांडे जी थे यहाँ पे भी, कोविड के बाद पता चला हाँ पैंडेमिक होता है कुछ, मतलब 90% लोगों के लिए ये शब्द नया था। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर, यस सर। पहली बार 90% लोगों ने सुना होगा कि पैंडेमिक शब्द, ठीक है। तो बैक्टीरिया होती है जो हर 30 मिनट में डबल होती है। हमारे लिए आज की टाइम पे 30 साल लगते डबल होने के लिए। डबल मतलब ओबेसिटी नहीं, 1 के 2 हाथ, राइट। तो बच्चा जब होता है तो हमारी आयु होगी अराउंड 30 ईयर एज, एम आई राइट? तो ये 30 मिनट में डबल हो जाती है, वेरी फास्ट, रैपिडली डिवाइड करती है। अब नॉर्मली बैक्टीरिया आर एसेक्सुअल डिविजन होती है, मगर इनमें सेक्सुअल एस्पेक्ट भी है। उसमें वो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का करते हैं बाय मींस ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, दिस टर्म्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, वी आर नॉट टीचिंग यू लाइफ साइंस। मगर ये कहाँ कहाँ होता है? रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट बैक्टीरिया इन द वाइल्ड कैन बी इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। फ्रेश वाटर में करती है, सॉइल में करती है, ओशन में करती है, एंड इनसाइड द एनिमल बॉडी, मतलब आपके शरीर में भी इनका कॉन्जुगेशन चलता है, ठीक है ना। मैजिक बुलेट नाम का कॉन्सेप्ट था, एंड नाउ वी वुड लाइक टू हैव अ मैजिक बुलेट अगेंस्ट कैंसर। चाहते हैं ना हम कैंसर के लिए मैजिक बुलेट हो? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैजिक बुलेट का मतलब क्या होगा? सर चाहते हैं, जरूर जरूर चाहते हैं। क्या मतलब है मैजिक बुलेट का? मतलब इस शब्द का अर्थ क्या होगा? मतलब इम्प्लिसिट मीनिंग है, आपके लिए क्या लगता है? एक तरह के मतलब फुल्ली रिकवर करवा दे उस डिजीज को खत्म करने के लिए। हाँ, तरह तरह के कैंसर हैं, राइट। हमें टेलर मेड दवाई नहीं चाहिए, एक ऐसी दवाई चाहिए जो सब कैंसर पे इलाज करे, बराबर है? तो उसे हम कहेंगे कि एक जादू की छप्पी जैसे ना, एक जादू की दवाई बन गई है कि जादू कर देती, सभी को ठीक करा देती है, वैसी वाली। तो मैजिक बुलेट पहले एंटीबायोटिक्स को कहा गया था, अभी कोइंसिडेंटली 1928 में हुआ था, अब और 7 साल में उसको सेंचुरी कंप्लीट होने आ रही है। एंटीबायोटिक्स रिवोल्यूशनाइज द मेडिसिन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्चुअली मेड इन 28 by Alexander Fleming, and then it was isolated and purified by the other 2 scientists, Florian Chen, who got the Nobel Prize for the discovery. तब एंटीबायोटिक टर्म भी नहीं थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1940-1941 में, तब ये यूज हुआ। 1945 में टर्म आई एंटीबायोटिक आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। तो आज की तारीख में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंटीबायोटिक नोन, और उनके डेरिवेटिव्स भी बहुत सारे हैं, एंड दे आर नोन टू टारगेट वन और अदर एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मगर क्या हुआ 1941 में सोल्जर्स के इस पे, जैसे हम परफ्यूम यूज करते, स्प्रे करते हैं ना, परफ्यूम का स्प्रे यूज करते हैं ना, वी अप्लाई द स्प्रे ऑन द बॉडी और द क्लोथ्स, और राइट, बॉडी स्प्रे या हैंकी स्प्रे होता है। तो सिमिलरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, एक फफूंद होता है, फफूंद को ग्रो करेंगे, फफूंद का जो पापड़ी होता है निकाल दो, और जो फिल्ट्रेट मिलता है लिक्विड, वो एक स्प्रे की तरह ऊन पे, सोल्जर की ऊन पे अप्लाई करते थे।
एंड इट यूज्ड टू क्योर द डिसीज, क्योर द वुंड वेरी इफेक्टिवली। मगर 1960 के आसपास, ठीक है, 1958 में पर्टिकुलरली, मतलब 20 साल के अंदर ही रेजिस्टेंस डेवलप हो गया पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस 1958 में यूके में डेवलप हो गया। एंड आज दुनिया का पहला सुपर बग का मतलब ये है जो बैक्टीरियल पैथोजन है, दुनिया में जितने भी एंटीबायोटिक्स उसको ट्रीट करने के लिए रेकमेंड करे हैं वो सारे नाकामयाब हो जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑल द प्रिस्क्राइब्ड recommended antibiotics to treat that pathogen are inefficient, and that organism or that strain is called a superbug. क्लियर है? तो सुपरबग दुनिया का पहला 2001 में पैदा हुआ और वो भी स्टैफिलोकोकस ऑरियस में ही था। अभी दुनिया का दूसरा, तीसरा, चौथा सुपरबग तैयार हो गया, उसमें से 2 नॉर्थ इंडिया में है, सुडोमोनास एरोजिनोसा, एसिनिटोबैक्टर बाउमेनी। दोनों पे हम काम करते, मेरा एंटीबायोटिक्स पे ही रिसर्च चलता है। मगर अब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, इट हैज बिकम अ बिग इशू इन द वर्ल्ड। नाउ आप सोच रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है? हम इतने कैजुअली एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम लेमन की एक पील खा रहे हैं, मतलब टाइम पास के लिए। Am I right? Some people, not all, सोचते नहीं है कि जरूरत है या जरूरत नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति बोलता है अगर कोल्ड हो गया है किसी को, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर ट्रीटमेंट लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, और ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। क्या मतलब है इसका? कि ठीक तो हो ही जाओगे चाहे लो या मत लो। चाहे लो या मत लो, बराबर। ये आप पे निर्भर करता है, आपकी मानसिकता क्या बोलती है। इफ यू थिंक यू आर वल्नरेबल साइकोलॉजिकली, यू नीड अ ट्रीटमेंट। इफ यू आर ओके विथ योर साइकोलॉजी, यू विल रिकवर, डोंट वरी। सर आप बहुत जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहे। नो, कोल्ड के बारे में पक्का है। हाँ सर, आप बहुत जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोल्ड के बारे में। इतने कॉज एंड कॉज हो जाते हैं, यदि आपने बहुत ही जनरलाइज कर दिया सर कोल्ड को। नहीं, बोल रहा हूँ ना मैं फिर से मैं बोल सर। नहीं, मैं आपको एक बात इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कोल्ड के अभी जो एनालिसिस आया है, न्यू रिसर्च आई है एम्स की, उसमें ये बताया गया है कि कोल्ड भी बहुत हानिकारक है यदि आप उसको 3 दिन से ज्यादा झेलते हैं तो। और आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं कि सर आ रहा हूँ और एक केमिस्ट्री की मैडम उसको एंडोर्स कर रही है। अरे सुनिए सर, आ रहा हूँ। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, मगर द पॉइंट हियर इज दैट आपकी इम्यूनिटी पर होता है सर, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। लिख लो, मुझसे जनरलाइज कर रहा हूँ, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ 1988 से, वो मेरा डोमेन है। उस डोमेन में तो मेरा पूरा अधिकार बनता है बोलने का, लिखने का। डोमेन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अरे लेट मी फिनिश सर, आपका मैंने सुना है। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, क्योंकि क्या है कि रिसर्च में हर एक दिन नया पेपर आता है, उसमें एक एंगल होता है, और दूसरा पेपर दूसरे दिन आता है, पहले एंगल को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो रिपोर्ट है उसे मैं ना नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी इम्यूनिटी एवरेज है, जिनकी इम्यूनिटी बिलो एवरेज है, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल खराब है, उन सबको मिला के रिपोर्ट बनी हुई है। मगर जिसको अपना खुद का इम्यूनिटी का स्टेटस अच्छे तरीके से पता है, वो लोगों ने ट्रीटमेंट ना ली। कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं हम, कोविड की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिम्टम्स चाहे सार्स हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, या कॉमन कोल्ड हो, या कोरोना वायरस हो, डिफरेंट नहीं है। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिनमें कॉमन कोल्ड सिंपल है, सीजन के साथ होता रहता है, उसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत
नहीं है। मैं फिर से लिख रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ऑलरेडी मैंने ऐसे पेपर्स कम्युनिकेट कर चुके हैं ग्लोबली, ठीक है, और देर इज नो प्रॉब्लम। मगर जिसकी इम्यूनिटी खराब है, रेस्पिरेटरी ऑलरेडी इश्यूज है, उन लोगों के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना जरूरी है एंटीबायोटिक्स। वो इसीलिए नहीं कि कोविड पे, इसीलिए नहीं कि कॉमन कोल्ड पे काम करेगा। सिंपल है, कोई एंटीबायोटिक्स वायरस को मारता नहीं है, ये साइंस है। नो एंटीबायोटिक्स विल किल अ वायरस। और अगर कोल्ड हुआ है आपको वायरल, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं, जीरो रोल है, बहुत सीधी सी बात है। मगर फिर एंटीबायोटिक्स देते क्यों है डॉक्टर? जब उनको पता है कि ये पेशेंट की परिस्थिति थोड़ी वीक है, इसको कुछ और इन्फेक्शन होने के, सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, चांसेस ज्यादा है, तो उसे कवरेज देना चाहिए, ताकि इसे बॉडी फाइट करते समय इसकी इम्यूनिटी ड्रॉप होने की वजह से इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। आप समझ रहे विपुल सर? अभी उसीलिए कवरेज बोलते हैं, उसे कवरेज देना है। और इसीलिए आपको भी आपका फिजिशियन हमेशा के लिए एक ही होना है, जिसको आपकी हिस्ट्री पता है। नहीं तो अभी इसके पास गए, फिर दूसरी टाइम दूसरे के पास गए, तीसरी टाइम तीसरे के पास गए, दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन द मेडिकल फील्ड। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर विपुल सर आपके लिए, ठीक है? आप तो जब मुझसे कहेंगे कि अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं तब करूंगा, क्योंकि आपने चुप करा दिया। हाँ, चलो करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली you want to cover it up, otherwise it is called drug abuse. When it is not required and prescribed antibiotic, it is called overuse or the drug abuse. It's a very classical term. All right, so let's go to the next slide. So the multiple resistance is also growing issue, and which is naturally present in some bacterial population, and then it spreads by means of conjugation in the एनवायरमेंट एंड आल्सो द ह्यूमन बॉडी। अब उनके लिए सिलेक्टिव एडवांटेज है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस जल्दी हो जाता है। रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो प्रोपोगेट करने की क्षमता भी उनमें ज्यादा होती है। इनमें ट्रांसपोजान वगैरह ऐसे ये हो जाते। क्यों होता है रेजिस्टेंस? बिकॉज पेशेंट इज नॉट टेकिंग कंप्लीट कोर्स। मान लो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, 1 या 2 डोज खाने के बाद उसको ठीक लगता है, तो ही और शी स्टॉप टेकिंग द डोज, दैट इज नॉन कंप्लायंस। और फॉरगेट टू डोज टेक अ डोज रेगुलरली। काम के चक्कर में, महिलाओं के साथ बहुत बार ये होता है कि काम के चक्कर में, या इवन भागम भागी में पुरुषों के साथ भी ऑफिस को जाते समय हो सकता है, द रेजिस्टेंस विल बी डेवलप्ड। एंटीबायोटिक्स ऑल्सो आर नोन टू किल द इनोसेंट बैक्टीरिया। मतलब आपने पैथोजन के लिए लिया है, मगर एंटीबायोटिक तो नॉन स्पेसिफिक है, वो तो पैथोजन पे भी काम करेगा, बाकी आम बैक्टीरिया पे भी काम करेगा। और आपके शरीर का more than 10% weight is occupied by the bacterial mass in the body. Okay. तो गट का फ्लोरा चला जाता है, इसीलिए कई बार एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद 2 दिन आदमी वीक फील करता है खुद को। फिर दही खा लो, प्रोबायोटिक्स खा लो, फिर मिनरल्स ले लो, उसके बाद यू फील लाइक अ नॉर्मल पर्सन। The use of antibiotic is also known to promote antibiotic resistance. अभी मैंने जो बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, unnecessary, unindicated use of antibiotic is known to promote the resistance of antibiotic. These non-pathogens then pass the antibiotic resistance to the pathogenic organisms in the system. When antibiotics are used on a person, the number of antibiotic resistance bacteria grows in the body and in the family. And the places where antibiotics are used extensively, such as farms and hospitals, antibiotic resistance would be expected to have on a high amount of it. Now coming to the drug use and abuse. Viral infections are not stopped by antibiotic. मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। But अगर वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लोगे, तो that would be called overuse of antibiotic or abuse. Yet doctors still prescribe, and which are coerced into prescribing antibiotics to treat them. That is a prophylactic measure. मैंने बोला ना कवरेज के लिए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, यूएस मेडिकल प्रैक्टिस,
यूएस में कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक एसोसिएशन होगा, ठीक है, COPA, Pediatric Association of USA will not allow use of antibiotic on a child before completing 2 years or his or her weight is 9 किलोग्राम। इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा विपुल जी, आप सवाल पूछने वाले, इसलिए आपको ये स्पेसिफिकली बता रहा हूं। बच्चे का वजन 9 किलो होना है। मैं आपकी एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ, सुनो फिर, ठीक है। 9 किलो वजन या 2 साल की आयु जिस बच्चे की नहीं है, उस बच्चे को अनलेस इंडिकेटेड no antibiotic is to be prescribed and there is no oral prescription, ऐसे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करके ही देना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जन्म होने के कुछ घंटे बाद हमारे भारत में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। उसमें कोई ब्लड एनालिसिस नहीं होता है या यूरिन एनालिसिस नहीं होता है, दिखाता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, बस उसको फीवर बढ़ गया, एंटीबायोटिक लगा दिए। 1 दिन का बच्चा एंटीबायोटिक लगाए हुए आपने किसी ने सुना है आज तक? इंडिया में सुना है क्या? नहीं सुना है। 1 दिन के बच्चे पे एंटीबायोटिक्स यूज करे हैं, ऐसे कभी सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना है। यूरिन का कल्चर नहीं किया होता है तब तक, क्योंकि विद इन अ डे आता ही नहीं है। यू विल टेक लाइक 36 आवर्स टू गेट इट। अब बच्चे की उम्र ही नहीं है 36 घंटे की, तब तक तो शुरू कर दिए हो। क्योंकि हम बचाने के नाम पे, देखो बचाने के नाम पे सब होता है। सेल्फ मेडिकेशन, जैसे हाफ नॉलेज इज मेंट टू बी अ पॉइजनस, राइट? तो सेल्फ मेडिकेशन, इंपेरिकल ट्रीटमेंट और द ब्लैंकेट थेरेपी। 98% ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिसेस इन इंडिया आर इंपेरिकल ट्रीटमेंट। मतलब क्या है? डॉक्टर अपना अनुभव सामने रख के प्रिस्क्रिप्शन करते। नॉर्मली आपका स्पेसिमेन लेके उसमें बैक्टीरियम हो या फंगस हो आइसोलेट करना है, उसमें कौन से एंटीबायोटिक काम करते हैं वो पता करना है और फिर प्रिस्क्रिप्शन देना है। ऐसे कितनी बार होता है? बहुत कम बार, नॉर्मली तो होता नहीं है ऐसे। और इन सारी चीजों की वजह से ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड ड्रग अब्यूज होता है। ट्रीटमेंट विदाउट क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, दैट्स व्हाट आई सेड। यूरिन का टेस्ट नहीं किया है। यूरिन का टेस्ट मतलब केवल यूरिन कलेक्ट करके पेल कलर्ड है वो नहीं है ना। बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए टेस्ट किया है या नहीं, कल्चर टेस्ट बोलते। कल्चर टेस्ट करते नहीं है, विदाउट कल्चर टेस्ट एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। Okay, let's not get into the classes like beta-lactamase, antibiotic, penicillin वगैरह, टेट्रासाइक्लिन्स, इरिथ्रोमाइसिन। जो आपने इरिथ्रोमाइसिन ग्रुप में अभी अजिथ्रोमाइसिन का नाम सुना था, कोविड में सुना था ना अजिथ्रोमाइसिन का नाम? फ्रांस was the first country to prescribe hydroxychloroquine and azithromycin, particularly मार्सेई में जो फ्रेंच रिवेरा शुरू होता है, वहां पे एक डॉक्टर ने 10,000 पेशेंट को ट्रीटमेंट किया था। मगर वो भी क्या है पता नहीं है, साइंटिफिकली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसमें रेजिस्टेंस देखो 2021 का आर्टिकल है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें कैटल्स में मिलता है और फिर सेकंड रेजिस्टेंस मिलता है पिग्स में। अब ये दोनों एग्जांपल्स है फार्म एनिमल की। इट इज नॉट फ्रॉम इंडिया ऑब्वियसली, एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज में इतना है तो भारत में तो अज्ञान में ही सुख है, बाकी इतना ही कह सकता हूं मैं उसके लिए। और आप ships and goats में भी हैं। So all the animals which are used to cultivate in the farms for eating purpose, they all have antibiotic resistance growing। और 2010 से लेकर 2017 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऑलरेडी चरम पे था, 10 में ही चरम पे था, उसको कोई बढ़ता नहीं गया, ट्रेंड ऐसे ऊपर नहीं गया, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। आप कलर में देख लो, ब्राउन कलर देखो या पिंक कलर देखो, मोर और लेस कांस्टेंट चल रहा है, बराबर है वो ब्लॉक, कोई ऐसा ऊपर नहीं चढ़ रहा है या उतर भी नहीं रहा है। सो दैट्स क्लियरली शोइंग कि ये ग्रो पहले से ही हो चुका है। अलग अलग एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है और पेनिसिलिन का, नीचे से
ब्राउन कलर ब्रिक की तरह है वो, और पिंकिश कलर वाला जो दिख रहा है, उनमें भी आप देखिएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 2011 से लेके 17 तक। इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसमें कई पैथोजेंस के नाम है, हम इसमें नहीं जाएंगे साइंटिफिक पार्ट्स में। अब आते हैं 3 एनिमल्स में, सबसे ज्यादा है पोल्ट्री में, जो ब्रेक करके मैंने दिखा दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 कलर है, एक ब्राउन है, एक पिंक है, एक ग्रीन है, राइट। पिंक कलर पोल्ट्री का है, मतलब चिकन का। ब्राउन कलर जो है ब्रिक की तरह, जो पहला वाला बार है, वो है आपके कैटल्स का, और लास्ट ग्रीन जो है वो पिग्स का है। तीनों फार्म एनिमल्स हैं। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस की बैक्टीरिया का है 10 to the power 10, 10 to the power 10 मतलब कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 10 to the power 7 होता है, 1 करोड़ होता है 10 to the power 7। तो आप 100 करोड़ को क्या बोलोगे, 1 अरब बोलोगे? हाँ, 10 अरब, 10 अरब तक 10 उसका नंबर है, किसका, पोल्ट्री में। और 1 अरब तक नंबर किस में है, आपके कैटल्स में है। और पिग्स में उसका 1.5 गुना है, अरबों में ही है, 1.5 गुना। इतना सारा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का लोड वर्ल्ड वाइड रिपोर्टेड है। तो जितना चिकन खाते हैं आराम से हम वो बैक्टीरिया भी कंज्यूम करते हैं। और सबसे फास्ट किचन में, कुकिंग में सबसे फास्ट क्या होता है, पोल्ट्री, राइट। बाकी जो भी एनिमल्स है उनमें थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है। चिकन बिकन में 10 मिनट में हो जाता है, और जितने आप मैरिनेट करोगे और भी फास्ट हो जाता है। मैरिनेट किससे करते, दही से। दही क्या है, और भी फूडी मटेरियल है, तो उसमें और भी बैक्टीरिया प्रोपोगेट होगी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? और भी प्रोपोगेट हो जाएगी, और ज्यादा बैक्टीरिया खाने के, ज्यादा पैथोजेंस खाने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो मिसयूज, ओवरयूज एंड अब्यूज, बेसिकली क्या होता है, करंट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल रेज द इश्यूज टू द फ्यूचर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, तो एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स। इन सारी चीजों में अभी टीवी पे एडवर्टाइज मैंने कभी तो देखा था, मे बी माय आईज आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर द एंटीबायोटिक्स। पेंट्स आर कमिंग विद द एंटीमाइक्रोबियल्स। पेंट भी होते कि एंटीबायोटिक्स डाले हुए, एंटीमाइक्रोबियल डाले हुए। अब इतना सारा यूज करोगे तो आपकी बॉडी को पैथोजन का फाइट करने का आपने खत्म ही कर दिया, खात्मा। और अगर आपकी बॉडी पैथोजन के साथ ग्रो नहीं करेगी तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी कहां से आ जाएगी? ये तो कहीं पतंजलि नहीं बेचती इम्यूनिटी, या कोई भी मार्केट में कोई जगह नहीं जहां से इम्यूनिटी खरीदी जा सकती है। आपने कोविड के पीरियड में एक चीज देखी है, पूरी दुनिया को लगा था भारत में सबसे ज्यादा हाहाकार होगा। उसका लॉजिक ये था सिंपल, 1918-1919 में, इससे पहले जो पैंडेमिक हुआ था, ठीक है, स्पेनिश फ्लू, उसमें मेरे ख्याल से 1 या 2 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम इंडिया, एंड दैट वाज वर्ल्ड्स 1/4 या 1/5 ऑफ द डेथ। इंडिया वाज हिट, बैडली हिट। तो उनको लगा कि 100 साल के बाद भी इंडिया वहीं पे है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है, और इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री इन द पॉपुलेशन। जस्ट 2 करोड़ चाइना से कम थे, आज हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। तो वी आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री इन मेकिंग पॉपुलेशन राइट नाउ, नॉट द चाइना। तो थोड़ा सा अंतर होगा, कुछ लाखों का, तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द क्रेडिट गोज टू द लाइफस्टाइल क्वालिटी ऑफ इंडिया। हम चाहकर भी इन सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस से एक्सपोजर रोक नहीं सकते। आप 5 स्टार में रहो, कितनी हाई फाई सोसाइटी में रहो, फिर भी हवा पे किसी का कंट्रोल है क्या? आपके घर की हवा का कंट्रोल होगा, मगर जैसे ही घर के बाहर आ जाओगे, जो हवा में है वो तो आपको इनहेल करना ही पड़ता है। सही है ना गलत है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? Right, sir, right. Sir. And that is what gives you the dose and your body fights against. अगर हमारी इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती तो शायद कोविड में 10 गुना ज्यादा लोग मर गए होते। तो ये है, एक्सपोजर इज वेरी वेरी
required. So these are again the examples of antibiotics where I'm just coming. So how do we use the antibiotics now? Antibiotics are used in environment. Antibiotics are used in clinics also, both the places. Our environment में आपका agricultural है, industrial part है, and the farm animals वाले farms है. Aquaculture होगा, pigs farm हो गए, poultry होगी, cattle हो गए, मतलब stock animals के हो गए. उनमें resistance अलकनंदा and भगीरथी, जिनके origin से लेके हरिद्वार तक. So trying to know what is the level of antibiotic resistance in the different parts of this river particularly. क्योंकि गंगा तो अकेली है नहीं, अलकनंदा और भगीरथी मिलके देवप्रयाग में गंगा होती है. So I'm trying to see the origin where it starts the antibiotic resistance in that case. तो हम बिल्कुल विष्णु प्रयाग से लेके हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, लेकिन अब उनकी लेवल जो है जेनेटिक लेवल पे देखना पड़ेगा कि कितनी खतरनाक है या कितनी एवरेज है, वो देखना पड़ेगा. वहां तक हम आ चुके हैं. नाउ बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स सेपरेट करने पड़ेंगे कि एनवायरनमेंट के कौन से हैं और मेडिकल के कौन से, वो अभी चल रहा है ना. अभी हमारा एक रिसेंट प्रोजेक्ट भी हुआ है, उसी के बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं कि identifying the financially feasible policies to reduce the spread of antibiotic resistance in the environment. तो हमने इसमें सर्वे किया था सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, उनके टीचर और उनके पेरेंट्स. फिर सीनियर कॉलेज जैसे कि आप है, हम है, पढ़ाते हैं जो सीनियर लेवल पे स्टूडेंट्स को, उनके स्टूडेंट्स एंड उनके टीचर्स. मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज के स्टाफ एज वेल एज देयर टीचर्स. देन लर्नड ग्रुप फ्रॉम द कारपोरेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स वर्किंग इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो कुल मिला के 1000 के आसपास हमारे 970 प्लस स्पेसिमेंस है और उनका सारा डेटा हम अभी यहाँ पे बता देंगे. ओके, सो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या थी कि इन लोगों में व्हाट डू दे नो अबाउट द एंटीबायोटिक and whether they can differentiate use and abuse of antibiotic. Then what are the action they think to take reduce the antibiotic resistance and their attitude of the medical practices and general medicine. ये सारे aspects उसमें cover करे थे. तो जब हमने देखा हायर एजुकेशन में कि gender wise more or less both were like 50 and 46, statistically not so significant. And rural also 41%, urban 32%. If I combine urban and semi-urban, it basically makes it 57%. So it's not a significant difference. Heard of antibiotic, almost 96% people say that we have heard of antibiotic. मतलब nearly most of the population has heard it this way or that way. कहाँ से उनको पता चला है? न्यूज मीडिया से पता चला है, बुक से ज्यादा बोल रहे 67%, या लोगों के डिस्कशन से, चर्चा में वो 20 और 18% में है. और एंटीबायोटिक से सेपरेट करने की क्षमता दूसरे ड्रग्स की, क्योंकि बाकी भी ड्रग्स होते हैं. पैरासिटामोल इज नॉट एंटीबायोटिक, सिनारेस्ट इज नॉट एंटीबायोटिक, राइट. तो ये डिफरेंशिएट करने की क्षमता ऑलमोस्ट 57% लोगों में, बाकी लोगों में नहीं है. ठीक है. देन हु प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक? Ideally, people say doctor prescribe. 87% respondent says doctor prescribe. 2.5% बोलते हैं कि nurse prescribe. और बाकी compounder वाला almost 16% are there. Okay. Believe that different antibiotics are required to cure different diseases. That's where we have a lot of issues. Like strongly agree वाले percentage ज़्यादा नहीं है, 30% है. Okay. And that should have been more than 60-70%. That means our education level about the different antibiotics are required to treat different diseases is not properly known to the society. अब यहाँ पे बता दिया है कि if the following conditions can be treated with the antibiotics, उनको कुछ 10 एक different conditions दी है और उनको पूछा गया कि क्या ये एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट होती है HIV. तो उन्होंने बोल दिया
कि यस बोले वाला का है कि 38, दैट इज 13% लोगों ने बोल दिया हाँ. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 63%, यूरिनरी इन्फेक्शन 51%, फिर डायरिया 60%, गोनोरिया 32, कोल्ड एंड फ्लू 66% people say antibiotics will cure the cold and flu, which is a very inappropriate answer. Then fever 68%. Fever के लिए antibiotic का जरूरी नहीं है unless fever is associated with infection, right? अगर केवल फीवर है तो उसमें एंटीबायोटिक लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए. मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल होगा, एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा. फिर भी 48% पीपल से मीजल्स, गोवर बोलते हैं उसको, 35% पीपल से स्किन एंड वुंड इन्फेक्शन may require antibiotic, but still 56% से सोर थ्रोट, अगर नॉर्मली एलर्जी की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से है या केमिकल की वजह से, तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है अनलेस इट इज इन्फेक्टेड. तो 61% स्टिल से बॉडी एक, अब बदन दर्द है, उसमें तो दवाई में एंटीबायोटिक का रोल वैसे होता नहीं है, फिर भी 37 पीपल से दैट यस बॉडी एक कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक. हेडेक सेम है 38%, कोविड 37%, which is not going to be treated with antibiotic. Antibiotics are only given as a coverage to avoid secondary infection. That is called a prophylactic measure. But लोगों ने दे दिया. And this study was carried out after COVID, not before COVID. So antibiotic resistant bacteria के बारे में जब पूछा गया तो लोगों ने 79% लोगों ने बताया कि हाँ हमें पता है. Antimicrobial resistance के बारे में 53%. That shows people do not know differentiating antibiotic resistance and antimicrobial resistance. These are the same things, just two different terms are asked. Internally अगर ऐसे नहीं पूछोगे तो exact knowledge क्या है, exact understanding क्या है, पता नहीं चलती है. कोई बोलेगा कि तुमने दो सवाल क्यों पूछे सेम चीज के लिए? इसीलिए पूछा है कि इंटरनल कंट्रोल है उसी में. एक सवाल है मेडिकल लोगों को समझ में आता है, एक कॉमन लोगों को समझ में आता है, मीनिंग तो सेम है. Then multiple drug resistance, extensive drug resistance, pan-drug resistance and superbugs, they were also being told by some people, not all of them. So under subthemes, now use and abuse. Use antibiotics prescribed by the doctors, 87% says. Repeated use of antibiotics, 66, that itself shows repeated is not allowed. Drug abuse की केस है, ओवर यूज की केस है. Use antibiotic without prescription, 40% agrees. That's a big number. It should come to the below 1%. 40% is a huge number क्योंकि 1000 में 40% का मतलब क्या हो जाता है? We are talking about 400 people randomly, right? And that is also coming from the all educated class. Nobody is coming from the village. And we taken into understanding that village में ज्यादा यूज नहीं होता, ये हमने मान के चले हैं. But that could be a wrong assumption also. Now, when one took the last antibiotics, पिछले 3 महीने के अंदर तो 38%, पिछले 3 से 6 महीने के अंदर 26%, and don't remember 34%. Believe to buy the same antibiotic every time you are sick with the same condition. मतलब हर बार गला सूज गया, गले में खराश हो गई. So how many of you believe that we should buy the same antibiotic? Luckily, only 30% people said it. So that's good. Meaning agree and strongly agree with 30%. That's good. That people don't believe that we should buy the same antibiotic again and again. Almost 27% people disagreed and strongly disagreed was 8%, and neutral, more or less 35% people were strongly disagreeing. Then improper use of antibiotic, ineffective treatment. How many people believe? 50%. Increase intensity of illness, 60% people. Emergence of the bacterial resistance, 62% people says. Additional burden of medical cost to the patient, 65% log bole. It's obvious because we reach out to the people from different part of the India and different economic sectors. So obviously, everybody is not financially equal with their ability.
सो बर्डन तो लगना स्वाभाविक है। शायद ये एजुकेटेड ग्रुप्स में था, अर्बन भी कुछ थे, इसीलिए 65 में आया। अगर ये सब अर्बन या विलेज में चला जाता तो 65 वुड बिकम 85 to 95%। दैट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट आजकल उतना अफोर्डेबल नहीं है, काफी महंगा भी है। We know it works for the symptom. 30% says it was available at home, that's why I took it, almost 5%. फ्रेंड से यूज कर लिया 7%, फार्मासिस्ट से ले लिया 24%। ये तो मेरे ख्याल से मोस्ट सेल्फ मेडिकेटेड पीपल हैव द फार्मासिस्ट, जिसकी खुद की एजुकेशन फार्मेसी से नहीं होगी, क्योंकि जो बंदा वहां पे बेचने को बैठा है वो खुद मालिक नहीं होता है, वहां का नौकर होता है, जिसकी शिक्षा 10वीं 12वीं, मतलब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ पाए या दवाई की पट्टी पे क्या लिखा है वो पढ़ पाए, उतना ही होता है उसका। मगर वो लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो भी अपना प्रैक्टिस देखते हैं कि अनुभव के आधार पे मैंने ये दिया था, फिर वो बंदा वापस नहीं आया, मतलब सब ठीक है। सो डिसीज सिम्टम्स वेर नॉट एज एक्यूट, 5% पीपल। टू रिड्यूस द डॉक्टर्स फी, ओनली 3% पीपल थिंक, मतलब लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। ओके, एंड सम ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट अमंग द डॉक्टर, अगेन छोटा सा है, 1.7%, नॉट अ बिग डील। So what are the actions to be taken towards? Strongly agree, people should use antibiotic only when it is prescribed by the doctor. 65% people believe so. Farmers should sustainably cut down antibiotic use in the animal feed. 22% people believe. People should not keep antibiotics with them. 33% people believe that. Parents should make sure all of their children's vaccination are completed. 70% people believe that. Doctors should only prescribe antibiotic when they are required. 65% people believe that. Government should reward the development of new antibiotic. 50% people say so. People should wash their hands regularly. After COVID hai to shayad hand hygiene has become very relevant. So 67% people say so. Pharmaceutical companies should develop new antibiotics, was said by the 45% people. So quite a good number of people have said one or other thing. Then when I have a cold, I should take antibiotic to prevent getting more serious illness. ये क्वेश्चन पूछा था, तो एग्री, स्ट्रांगली एग्री भी मैं एक साथ कर दूं तो 54% हो जाएगा, मतलब still 46% people do not go with that kind of a notion. When I get fever, antibiotics help me to get better. वो भी 60% के आसपास आ जाता है, 40 and 19%. I always complete the full course of antibiotics, 61% altogether. I prefer to store up the antibiotics, is said by the 40% people. That's again a terribly bad thing to have it. I read the instructions and label of the antibiotics carefully, said by the 74% people. And whenever I take an antibiotic, I contribute to the development of antibiotic resistance. How many people believe? That's a very smart question. So it was answered by the 46% people that I contribute to the development of antibiotics. So of course, those are the more sensible people who would avoid use and misuse of it. Then skipping 1 dose or 2 doses does not contribute to the antibiotic resistant development. That is like a fixed mindset. 30% people have it. Antibiotics are safe drug. They can be commonly used. Again, 35% people have that approach. I stop taking antibiotic prescribed when I feel better. That's again, 40% people have that approach. Antibiotic use should be restricted, is said by the 40% people again. Another 37% says that in my community, it is known to use antibiotic without prescription. मतलब जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लेना मानते नहीं है, ऐसे ही यूज कर लेते. 37% people say. And antibiotic may have a negative side effects, was responded by 65% people. That's a lot of people believe that antibiotic may have a side effects. Actually, वो तो साइड इफेक्ट उतने सीरियस नहीं होंगे ह्यूमन पे particularly.
Then visiting to the doctor, family doctor 49% and a random doctor 50%. So there is no significant difference. Meaning दोनों तरह से लोग जाते हैं, equal possibility है. And how do you stop the antibiotic? Upon improvement, 100% compliance. Upon improvement, 34% and 100% compliance, 55%. So even the upon improvement is non-compliance. And that is again the example of overuse and non-compliance, which will result into the drug resistance. So basically, society needs much more intense sort of what is called understanding needs to be clarified of the society, so that society will be able to properly take their own action. क्योंकि आखिर दवाखाने में जाने के बाद जो होता है वो दवाखाने में होगा, और ये ऐसी चीज हम अपनी लेवल पे जब कर रहे हैं या घर में आने के बाद यूज कर रहे हैं, ठीक से यूज करें तो बेहतर है, ठीक से यूज नहीं करें तो नुकसान तो सोसाइटी का ही होगा. इसलिए knowledge on how to use antibiotic must be very well known as a general knowledge to all of us, and doctors will add into it. But we as a society member उसके बारे में अगर मालूमात नहीं रख पाते हैं तो definitely we are going to contribute negative aspect, and that is drug resistance, which is going to compound this pandemic of antibiotic resistance even more complicated than what it is today we are facing. Now I open this floor for the question answers for both the sessions. विपुल जी पूछिएगा. जी सर. जी. पहले तो सर आपका ये जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था. साथ ही साथ मेरे 2 क्वेश्चन है सर. हाँ जी पूछिए. पहला क्वेश्चन है कि आपने एक अथॉरिटी से कहा कि हम चाइना से पॉपुलेशन में आगे निकल गए. ये उसका पूरा डाटा नहीं पता, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते बहुत सारी चीजों पर इस पर विषय पर ध्यान केंद्रित रखता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट का इशू पॉपुलेशन से जुड़ता है. दूसरी बात, आपने एक बात कही कि भारत में इम्यूनिटी का लेवल चेक कैसे किया जाए. सर कि आपने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि भारत में इसलिए कोविड पैंडेमिक इतना ज्यादा नहीं हुआ या कैजुअलिटी इतनी नहीं हुई कि इम्यूनिटी बूस्ट पहले से थी. इसके ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल. हाँ, इसके रीजन क्या है और भारत में लेवल कैसे चेक किया जाए कि सपोज करिए आप देता हूँ जैसे प्रोफेसर अरुण जी हैं, उनका हमें कैसे पता चले कि ठीक है डॉक्टर को कैसे पता चलेगा इंटरनल. ठीक है मिलेगा आंसर आपको. तो पहला का सवाल क्या था? पहला सवाल वो पॉपुलेशन का था. ठीक है. तो जिस दिन कोविड का वर्ल्ड कोरोनामीटर पे डेटा आना शुरू कर दिया, उस दिन भारत का और चाइना का डिफरेंस केवल 2 करोड़ का था. ठीक है. अब जैसे आप न्यूज मीडिया से इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखते, वैसे ही मैंने ही रिसेंटली सुना है 1 या 1.5 महीने पहले कि नाउ इंडिया हैज रिच्ड at par equal to the population density of China. So there is a very big alarming situation. India definitely is going to surpass China behind, क्योंकि चाइना की तो रिग्रेशन में जा रहा है पॉपुलेशन. अभी एक इंटरप्रिटेशन ये भी आया है न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से कि 84 करोड़ लोग, 84 करोड़ चाइना के जो बंदे हैं वो सब कोविड से जूझ रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम ने दिया है. सही है. एग्री. नहीं, उसमें इशू तो चाइना के तो न्यूज का इशू इतना बड़ा है. इवन ड्यूरिंग कोविड दे नेवर डिस्क्लोज द एग्जैक्ट नंबर्स. ठीक है. विथ ऑल द ग्लोबल प्रेशर इंडिया ऑलवेज फॉल सकम टू द ग्लोबल प्रेशर, और इंडिया ने अपना पूरा के पूरा डेटा जितना भी है भारत सरकार के पास वो सारा इंडियन साइड पे भी रखा और ग्लोबल साइड पे भी रखा. WH को भी दिखा, UN को भी दे दिया. वो मैं एग्री करता हूँ, एंड आई थिंक यू विल आल्सो एग्री द सेम थिंग. तो उसमें अभी भी जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है चाइना की करंटली राइट नाउ, चाइना इज द ओनली कंट्री विच इज सफरिंग बैडली विद कोविड. इस पे भी एक जोक चला गया कि 2 साल घूमने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वर्क फ्रॉम होम. ठीक है, ये भी चल रहा है.
बट एग्जैक्ट नंबर अभी का भी 84 करोड़ का है या कुछ और है पता नहीं है, नहीं, frankly मैं न्यूयॉर्क ग्लोबल टाइम ने आई एग्रीड मैंने मान लिया वो, मगर उसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है नंबर, that is what I am just adding to your I point. agree with you always. But population के point पे I am still standing with it. Exactly नहीं होगा, मगर we are almost going to put China slightly behind and we are on the leading direction. Second question आपका था कि how to judge the humoral immunity. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको मैं याद दिला दूं कि दिल्ली was a first city during second wave जिसमें सीरो प्रिवेलेंस नाम की एक चीज करी थी, सीरो सर्वेलेंस, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जहां पे ट्रक्स आते हैं ना, उस ट्रक्स के लोगों को, मतलब सैंपलिंग गलत था उनका, हो सकता है गलत, किसी इतने पॉपुलेशन के इतने सेक्टर्स है, कौन सा भी सेक्टर लो तो बायस तो डेवलप होना ही होना है। तो उन्होंने बहुत जो जहां टोल होता है ना, टोल पॉइंट को मान के किया था, तो 16 या 20% लोगों में कोविड की एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी, जिनका कोई कोविड से वास्ता नहीं था। मतलब ऐसे लोग थे जिनमें कोविड नहीं हुआ था अभी तक, जिनमें कोविड निगेटिव था, मगर उनके अंदर फिर भी ऑलमोस्ट 20% पीपल, 1600 पेशेंट्स लोगों में से, पेशेंट ही बोलते मेडिकल में, 20% पीपल हैड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, उसे कहते हैं सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। तो अगर हमें किसी के भी शरीर में किसी एक इंफेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी है या नहीं चेक करनी है, तो उसको सिर्फ उस डिसीज के स्पेसिफिक एंटीबॉडी के टेस्ट करा दो। तो अपनी आप प्रोफेसर अरुण खरात का हो या किसी का भी हो, आप कर सकते हैं। मगर दूसरा जो सवाल, वो तो स्पेसिफिक हो गया, सीरो सर्वेलेंस जो था वो स्पेसिफिक था, मगर ह्यूमरल इम्यूनिटी में स्पेसिफिक नहीं होता है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है, जो कि दिया हुआ वरदान है आपके पास। और वो क्या होता है कि आप कितना एक्सपोज्ड हो, एंटीबॉडीज तभी तैयार होती है जब आप एंटीजन के साथ आते हो, और एंटीजन आपके शरीर में घुसेगा तभी एंटीबॉडी तैयार होगी, वरना एंटीबॉडी तैयार नहीं होती। भारत में ये भी कहते हैं कि यदि फॉरेन में इसलिए कोविड बढ़ा क्योंकि भारत में उतना ज्यादा हाइजीनिक को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अब देने लगे हैं कोविड के बाद, पहले नहीं देते थे, हैंडपंप का पानी पी लिया, नल में जो आ रहा है वाटर, तो इससे भी मुझे लगता है कि इम्यूनिटी बूस्टर बहुत नहीं, विपुल जी बोथ ऑफर्स, दोनों हम एक ही पन्ने पे हैं, सिर्फ हम क्या हो रहे हैं, अलग अलग लाइन अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, आप और मैं। मेरा तो चैलेंज था, जब धारावी में पहला इशू जून 2020 में आया तो सबको लगा धारावी साफ हो जाएगी, और एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आई न्यू माय धारावी इज फार बेटर देन एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। 2 महीने में भाग गया कोविड वहां से। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। 10 by 10 के कमरे में 8 लोग रहते हैं, कहाँ 2 फीट का डिस्टेंस रखोगे? चिपक के सो नहीं जाओगे तो सो ही नहीं पाओगे वहां। और वहां तुम अगर वैक्सीनेशन भी करने जाओगे तो दूसरे का सर पहले के खांधे पे खड़ा ही रहेगा। अब वहां तुम सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट अप्लाई करोगे, मगर देखो वहां का डेथ टोल देखोगे तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, नहीं है, ऐसे नहीं है। और दूसरा रिपोर्ट कोई नहीं मिला है मुझे कि रास्ते का भिखारी कोविड से मरा हुआ है, नहीं मिला है, एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। शायद उसका रिलेटिव नहीं होगा बवाल करने वाला, इसीलिए पता नहीं चला होगा। मगर जो वेल टू डू फैमिलीज के लोग हैं, अफोर्डेबल है, वो मर गए हैं, वहां ज्यादा कोविड हो गया। तो यही बात है विपुल जी, आपने जो बोला प्रदेश में और इंडिया में भी भारत है और हिंदुस्तान है और इंडिया है, समझे? भारत है वो विलेज में बसता है, हिंदुस्तान सेमी अर्बन में बसता है, और इंडिया डेवलप्ड सिटीज में बैठता है। तो इंडियंस सफर्ड, भारतीय नहीं सफर हो चुके ज्यादा। एग्री? या, थैंक यू। एक सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी। ये कोरोना पॉजिटिव जितने लोग हुए इस पेंडेमिक के दौरान इंडिया में, उनको ज्यादातर जो है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही है आजकल, क्या ये सही है सर? और ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा कि डी डाइमर नाम की एक टेस्ट हुआ करती थी कोविड के पीरियड में, सुना है? सीआरपी और डी डाइमर करके 2 टेस्ट का कॉमन नाम था।
सीआरपी भी फिर से नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी इन्फेक्शन में आपका सीआरपी बढ़ जाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस में। तो जरूरी नहीं कि कोविड की ही टेस्ट थी वो, जैसे विडाल करोगे तो टाइफॉइड ही होता है, वेल फेलिक्स करोगे तो रिकेशियल ही होता है, वैसे सीआरपी कोई कोविड की स्पेसिफिक टेस्ट नहीं थी, आरटीपीसीआर कोविड की स्पेसिफिक टेस्ट थी, समझे ना। डी डाइमर वो ब्लड का फैक्टर है जो क्लॉटिंग का होने की संभावना बताता है। अगर पेशेंट का डी डाइमर लेवल बढ़ जाता है, इसका मतलब उसमें क्लॉटिंग बढ़ने की पॉसिबिलिटी और ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। अब इनमें क्या हो गया, पेशेंट ने पोस्ट कोविड फॉलोअप नहीं लिया है, जो कि भारतीय मानसिकता है, फिक्स माइंडसेट। फिर से अब ठीक हो गया, हम प्राउडली बताएंगे कि 5 साल से मैंने दवाई नहीं खाई, भूल गए भाई साहब कि 5 साल में 50 बार खाया है, मगर कहते समय तो बोल देंगे 5 साल में मुझे फीवर नहीं आया है, सर दर्द नहीं हुआ है, मैंने कभी गोली नहीं खाई है, या आमतौर पर सुनते हैं हम, मगर ऐसा नहीं होता है। कभी ना कभी पैरासिटामोल खाई हुई होती है, कभी ना कभी क्रोसिन खाई हुई होती है शायद, मगर वो उस वक्त फ्लो में याद नहीं रहता है, जनरल हो जाता है। तो उसी तरह से जब ठीक हो जाते हैं, उन्होंने महीने के बाद 6 महीने के बाद अपना डी डाइमर लेवल चेक नहीं किया है। उस वक्त तो डिस्प्रिन खाई, एस्प्रिन खाई, वो ठीक है, ब्लड थिनर था, मगर उसे फॉलो अप नहीं लिया है कि कितने लंबे अरसे तक उस व्यक्ति को ब्लड थिनर की जरूरत है। और अचानक से उसका डी डाइमर लेवल अनमॉनिटर्ड होने की वजह से कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज की संभावना बढ़ गई है। सरप्राइजिंगली कुछ केसेस मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे बताई, 20s में हार्ट अटैक आ गए, और मल्टीपल हार्ट अटैक विद इन 24 आवर्स आ गए, माइल्ड वाले, सीवियर नहीं, माइल्ड वाले आ गए, मगर मल्टीपल होने की वजह से चले गए। मतलब जो कॉन्सेप्ट था कि 3 अटैक, अब 3 नहीं, ज्यादा भी हो रहे कोविड के बाद। दैट इज बिकॉज ऑफ द repurpose medication and the body's adjusted immunity system. That's it. We cannot say much more because there is not an intensive data available on it. सर नॉर्थ इंडिया में खासकर इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में रूरल गांव में एक हरे पत्ते की दवाई हर बीमारी का इलाज है। एक हरे पत्ते में दवाई मिलती, 50 से 70 पैसे की एक होती है। हाँ। और हर किसान ग्रोसरी की दुकान, जो वहां पे पंसारी की दुकान कहते हैं, वहां जाता है और वो 2 गोली लेता है, सुबह शाम खा लेता है और वो ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकल है या कुछ ऐसा है उसमें कि वो सभी और डिग्नोमिन प्लस है वो हरे पत्ते वाली आपकी, कौन सी है? क्या है राजदीप सर? और डिग्नोमिन प्लस क्या आती है? राजदीप जी ठीक कह रहे हो, हरे पत्ते की गोली का नाम जो राजदीप जी बता रहे हो ठीक है, डाइक्लोफिन प्लस है। ठीक है, पर उसमें ऐसा क्या होता है कि पेट दर्द में भी ठीक है, सिर दर्द में भी ठीक है, बदन दर्द में भी ठीक है, वो दर्द के लिए तो ठीक है, और कोई भी दर्द है तो उसमें काम करती है वो, पेन में पेन किलर का काम करती है वो, डाइक्लोफिन प्लस जी। हाँ सर ठीक कह रहे हो। हाँ तो सही है, डाइक्लोफिनाक है तो एंटी, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं। नहीं, एंटी एनाल्जेसिक अगर होगी, जैसे राजदीप सर ने कहा है कि पेन किलर है, तो आपके अलग अलग पेन को कवर कर सकती है। डाइसाइक्लोफिनाक अगर मॉलिक्यूल होगा तो आपका कोई भी दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द है, सर दर्द है, बदन दर्द है, उन पे असर करेगा, मगर वो टेम्पररी असर होगा। सर जब हम रिसर्च दर्द तो कर देती है दूर, जब जनरल तो कहते हैं हम तो एक दवाई खा लेते हैं जी। हमने सर्वे करने गए कई बार गाँव में, तो उन्होंने केवल एक बात कही कि जी हमारा तो डॉक्टर का तो पता नहीं जी, हम तो पंसारी की दुकान पे जाते हैं, हर मर्द की वही दवाई है, सुबह शाम खाली, खत्म। नहीं, मगर वही होता है ना, कॉमन जो दर्द होता है वही होता है गांव में। पर्टिकुलरली गांव की अभी भी लाइफस्टाइल जो है मैकेनिकल ज्यादा है, ओके, मतलब खुद से ज्यादा करना पड़ता है उनको, श्रम ज्यादा करते हैं कंपेयर टू सिटीज, तो इसीलिए उनका जो एक्सेस कैलोरीज बर्न आउट करने के लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं होती है। देयर ईटिंग्स आर आल्सो नॉट फ्रॉम द प्रोसेस मील, दे नॉर्मली गेट द नेचुरल स्टफ टू ईट, चाहे वो हवा हो, पानी हो, या स्वादिष्ट भोजन भी हो, उसे हम सकस बोलते हैं। सिर्फ हम बोलते हैं कि
शहरों में, मगर एक्चुअली सकस खाना तो वहीं पे मिलता है, पौष्टिक जो बोलते हैं, वो तो गांव में ही खाते हैं लोग, क्योंकि वो ज्यादा प्रोसेस, ज्यादा पॉलिश्ड मटेरियल नहीं होता, जो भी खेतों से डायरेक्टली लाके वो हल्का सा धो के खा लेते, तो इससे बेहतर प्योर मटेरियल वो खाते हैं, प्योर मटेरियल, प्योर हवा लेते हैं, लेसेस्ट पॉसिबल पोल्यूशन है वहां पे, लेसर, जितना लो हो सकता है उससे लो हो नहीं सकता, उसकी वजह से उनका ओवरऑल बॉडी का मेंटेनेंस भी अच्छा है, तो इसीलिए ज्यादा बीमारियां वहां होती नहीं है और छोटी मोटी दवाई से काम बन जाता है। मगर यही बात दिल्ली में आ जाओगे तो वेलकम टू द पोल्यूटेड वर्ल्ड, राइट? इट्स नॉट द पोल्यूटेड सिटी, इट्स अ पोल्यूटेड वर्ल्ड, ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशंस आर देयर इन दिल्ली। तो आपके फेफड़े की भी प्रॉब्लम है, ब्लड की भी प्रॉब्लम है, जो नेम कर लो उसकी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक दवाई से काम थोड़ी ना चलना है, दवाइयां तो बहुत लगेगी, ये इशू है। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर आपने अपनी टॉक में बोला था कि जैसे र्यूमर था कि जो हॉस्पिटल्स में चले, जो हॉस्पिटल्स में मतलब लोग गए, उन्हें अदर इन्फेक्शंस लग गए तो उनकी वजह से डेथ हुई, सर ये है, ये मतलब राइट ये है? है, मैंने ऐसा खुद हुआ? 21 पेशेंट पे काम किया कि जो वेंटिलेटर पे चले गए, ठीक है, 21। हाँ, तो उनमें से 21 में से मेरे ख्याल से हम लोगों के रिकमेंडेशन, ब्लैक फंगस भी तो ऐसे ही हुआ है मैडम, ब्लैक हाँ, फंगस दैट इज अ पोस्ट कोविड, दैट इज अ पोस्ट कोविड। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैडम बता रहा हूँ, होल्ड ऑन एक मिनट सर, आमिर सर होल्ड करिएगा। तो 21 पेशेंट में हमने जब वेंटिलेशन पे जाने से पहले का रिपोर्ट बैक्टीरिया का और वेंटिलेशन पे जाने के 24 घंटे के बाद का रिपोर्ट देखा, तो 24 घंटे पहले मतलब वेंटिलेटर पे लगाने से पहले केवल कोविड वाली टेस्ट पॉजिटिव, बैक्टीरिया में नहीं था कुछ, मगर दूसरे ही दिन या तीसरे दिन विद इन 24 to 48 आवर्स उसके लंग्स में ट्रकिया जो होता है, सांस की जो नली होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया हमने पाए हुए हैं, और एक नहीं, मोर देन एक प्रकार, जितना हॉस्पिटल में लेंथ बढ़ा उसका उतनी बैक्टीरिया की वैरायटी भी बढ़ गई उसमें। 70% पीपल वी कुड सेव, 35% पीपल वी कुड नॉट सेव उस वक्त। तो जहां पे ये ऐसा साइंटिफिकली किया नहीं होगा, पता नहीं कितने लोग मर गए। हम तो बोल रहे 35% हमारे इंटरवेंशन के बाद भी, शायद ज्यादा भी हो सकता। इसी तरह से ब्लैक फंगस वैसे ही हुआ कि ब्लैक फंगस उसकी वजह से नहीं, स्टीरॉइड जो यूज किया, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड, हॉस्पिटल ही है, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड, 10 रुपए की इंजेक्शन बोलते, 10 रुपए की इंजेक्शन के चक्कर में ओवर यूज हो गया 2 हफ्ते 3 हफ्ते। और स्टीरॉइड आर नोन टू पुट ऑन द वेट एंड स्टीरॉइड आर नोन टू रिड्यूस द इम्यूनिटी कम होने की वजह से हवा में से जो फंगल स्पोर चली गई, वो आपकी नाक में यहाँ पे साइनस में ग्रो करके ब्लैक फंगस नाम का इंफेक्शन पोस्ट कोविड, जो लोगों को, और देखो उनमें जिनका 2 हफ्ते का एटलीस्ट स्टीरॉइड का ट्रीटमेंट है, उन्हीं लोगों में वो हुआ है, ठीक है। सो रंजीता मैडम ने जो पूछा था, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शंस आर फेवर्ड only in those patients, at least prevalently in those patients who were hospitalized and ventilated. मतलब 1-2 दिन के लिए फ्यूचर में सर अब कोरोना की क्या कुछ है फोरकास्ट? हाँ, क्यों नहीं है, वो तो हमारे हिसाब किताब हमारे साथ ही है उसका, वो भाई साहब कहीं नहीं जाएंगे, आते हैं। एक स्मॉल पॉक्स छोड़ दिया तो अभी तक कुछ इरेडिकेट दुनिया में नहीं हुआ है, तो कोविड क्यों जाएगा? कोविड भी यही पे रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारा बच्चा है वो साथ ही। तो ये ऐसे झटके मिलते रहेंगे सर? फिर झटके तो कहाँ नहीं मिलते, जिससे प्यार करते हो वो भी तो झटका दे देता है कभी, तो वैसे क्या है ना? अब ये चाइना से आया तो थोड़ा ज्यादा झटका देगा जी। और किसी को कोई पूछना है? थैंक यू सर। थैंक यू मैम। साहब, तोमर साहब जी पूछिए। सर हमारा जो कोविड से रिकवरी का प्रोटोकॉल रहा है, उसमें हमारी वीडियो जरा ऑन करिएगा अमित जी, आपका कांस्टेंट ऑन ये है। हाँ, जरा वीडियो भी दिखाइए, आपका सिर्फ ऑडियो चालू है। हाँ जी बोलिए। हमारा जो रिकवरी का प्रोटोकॉल रहा है उसमें कोविड पीरियड में, जैसे आपने बताया कि भाई हॉस्पिटलाइज होने के बाद ज्यादा इन्फेक्शन रहा है, लेकिन घर में ज्यादा रिकवरी रही है लोगों की। और उसमें हमारा जो मेडिसिनल जो यूज हो रहा है रसोई में, जैसे हल्दी वगैरह का,
इनका भी तो इम्पोर्टेंट रोल हम कह सकते हैं कि है, ये है आपकी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। जितना अपने स्पाइसेस यूज करते हो उनमें एंटीवायरल एंटी माइक्रोबियल फीचर्स ऑलरेडी है। हल्दी में तो वेल नोन है, केवल हल्दी नहीं है, हम बाकी मसाले भी है। जितने भी हम यूज कर रहे हैं मसाले नॉर्थ इंडिया में या साउथ, जी उनका तो रहा ही है, और हमारी जी, इम्यूनिटी बूस्टर का काम शुरू से ही कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे ऊपर इन्फेक्शन का इसका असर भी कम रहा है। हाँ, वो तो वही बोल रहे हैं ना कि एक्सपोजर भी है, इम्यूनिटी भी है, मगर वो ऐसी चीज है जैसे विपुल सर ने पूछा था कि इंडिविजुअल का हम बता नहीं सकते क्लियरली, हम सिर्फ जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहे हैं, मगर जब हम करोड़ों के लोगों की बात कर रहे हैं तो उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे होना ही होना है। यस सर, कम्युनिटी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसमें फिर हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होने, वो भी एक आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, कम्युनिटी इम्यूनिटी को ही हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हार्ड का मतलब क्या है? कम्युनिटी। हाँ जी। तो 90% लोगों में जब इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, सुनिए अमित जी, 90% लोगों में जब ऐसा इन्फेक्शन स्प्रेड होकर रिकवर होता है तो 10% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई ऑटोमेटिकली। दैट इज व्हाट इज काम करते हैं एक तरह से। जैसे हार्ट में सर ये भी तो है कि जैसे हमारे अराउंड सारे प्रोटेक्टिव हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी है एक माइक्रोब्स के अगेंस्ट, तो जो अनइम्यूनाइज्ड है या जो कंप्रोमाइज्ड है, इम्यून कंप्रोमाइज्ड है, उन तक भी वो इन्फेक्शन ना पहुंचने का एक बैरियर का काम करते हैं। आई वुड बी केयरफुल, नॉन कॉम्प्रोमाइज पीपल का आई वुड बी केयरफुल, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज का आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क बाय सेइंग एनीथिंग। वहां एक बंदे के पास भी चला गया तो यू कैन नॉट से दैट ना, क्योंकि 10% इज अ बिग नंबर फॉर इंडियन पॉपुलेशन, ह्यूज नंबर। उसमें एक भी परसेंट बच जाता है कॉम्प्रोमाइज, तो आई डोंट वांट टू टेक इनटू द न्यूमेरिकल गेम्स, नो, आई विल बी केयरफुल। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो एक्सप्लेन और बढ़िया सर। कौशिक सर प्लीज। Yes, sir. Please. Thanks. Now, I take this opportunity to give vote of thanks on the behalf of our director, HRDC, BPSMV, and our course coordinator. We all colleagues in this particular refresher course sincerely thankful to you for delivering such a informative lecture which make us aware about the biomedical waste management and environmental safety, and again making a sense into the antibacterial resistance. We got the idea that what is the antimicrobial term and what is antibiotic. We should clearly differentiate it before going into the deep and taking the self-medication. It may lead to the drug abuse, which is causing currently which is the major cause of concern to all of us and leading into the antibiotic resistance. So again, thank you sir, very informative and highly beneficial and practical aspects you have dealt it. Thank you very much for all your patient hearing and the interactive questions. Thank you so much. And thank you the team HRDC महिला विश्वविद्यालय। 2 बजे मिलते हैं कौशिक जी। जी सर, 2 बजे। सर आ गए, भूपेंद्र सर आ गए। सर भी आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर का वो इंटरनेट का कुछ इशू है। हेलो, all my session alive by making a continuous and repeated questioning in this particular session. हेलो, हाँ भूपेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है सर, बोलिए सर। लीव कर गए? सर चले गए? हाँ सर चले गए। कर चुके। ठीक है, फिर हमारा अभी आज वो का सेशन 2 बजे, हम 2 बजे जुड़ते हैं, सभी 2 बजे मिलते हैं।
एक चीज ठीक है। हम बोली थी कि हमको ऑफलाइन के लिए कब वहाँ पहुँचना है? ठीक है सर, ठीक है। ऑफलाइन के लिए हमारा 18, 19, 20 3 दिन का प्रोग्राम 17 को पहुंचेंगे आप, या जो आसपास के 18 को सर सीधे आ 16 जाएंगे, को जो दूर निकलेंगे के सर, 17 को 16 को पहुंचेंगे। निकलेंगे सर, 16 को निकलेंगे इधर से। सर मैं ये कह रहा 18 था, को तो संडे है। 19 ये को कह है रहा 19 18 हेलो। संडे 18। हेलो, मैं ये 18 कह रहा था संडे जो आसपास से, जैसे गुहाना वगैरह से हमारे यहाँ आसपास के हैं, वो तो सीधे 18 को ही आ सकते हैं, 17 को आ सकते हैं, और नहीं तो 17, 18, 19 है, 18, 19, 20, 18, 17 को पहुंचेंगे, जो दूर से आएंगे। 17 को नहीं चलेंगे, सर, अपना 16 को पहुंचेंगे। निकलेंगे हम लोग सर, 16 को तो हरिद्वार 18 का 16 को हरिद्वार से, 16 को 18 को संडे है सर। 18 को संडे है। मैं ये कह रहा हूँ अजेंद्र जी 18 की क्यों बात कर रहे हो आप? 17 को पहुंचना है सुबह। दूर के 17 अंशु मैडम क्या बात है? भूपेंद्र सर, इसके रिगार्डिंग आप एक प्लीज मैसेज डाल दें ग्रुप में, तो हम अपने आप अपना सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर लेंगे। हमें पहुंचना वहां कितने बजे है और किस तारीख को है, वो इसी तरह का एक मैसेज डाल दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, जो नजदीक है वो ठीक है। क्योंकि सर हम लोग हरिद्वार से आएंगे तो हमें एक दिन पहले आना पड़ेगा। यस सर, यस सर। ठीक है। अरे हरिद्वार दूर नहीं है, हरिद्वार पास में पड़ता है, हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हरिद्वार 5 करता है सर, इस रिकॉर्डिंग सुबह में ज्यादा मैसेज दूर होगा नहीं है तो यहाँ से। प्लीज आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए।